आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम सेंटर 3.0 पे स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाओं से एक अखिल भारतीय संगठन का जन्म हुआ। कांग्रेस अचानक से नहीं बनी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जमीन कई दशकों से तैयार हो रही थी, खासकर बंगाल में। जैसे 1836 में बनी बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये राजा राममोहन राय के सहयोगियों ने स्थापित की थी। हाँ, और इसका मुख्य काम था सरकारी नीतियों की समीक्षा करना। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से संगठित राजनीतिक चेतना की पहली आहट थी। इसके बाद आई लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में। इसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है। बिल्कुल, संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। बहुत ही सीमित दायरा था। फिर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी, जो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनी थी। और यहाँ एक छोटा सा बदलाव आया। इसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ जमींदारों के नहीं बल्कि थोड़े व्यापक भारतीय हितों के लिए आवाज उठानी होगी। और फिर आया एक मील का पत्थर 1876 में, इंडियन एसोसिएशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसका लक्ष्य था एक मजबूत जनमत तैयार करना और पढ़े लिखे मध्य वर्ग को एक राजनीतिक मंच देना। इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जाता है। बिल्कुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज द एवोल्यूशन। हम देख सकते हैं कि कैसे संगठनों का दायरा वो सीमित स्वार्थों से, यानी जमींदारों के हितों से बढ़कर व्यापक राष्ट्रीय हितों की ओर बढ़ रहा था। और बंगाल ही उस समय केंद्र क्यों था? क्योंकि वहीं ब्रिटिश सत्ता का मुख्यालय था और वहीं सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। अच्छा, बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास में भी ऐसी ही कोशिशें हो रही थी। हाँ, जैसे 1852 में दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन बनाई। फिर 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, जिसे एमजी रानडे और जीवी जोशी ने स्थापित किया। सही। और 1884 में मद्रास महाजन सभा। लंदन में भी तो कुछ हो रहा था। हाँ, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, ताकि ब्रिटिश जनता और संसद को सीधे भारत की समस्याओं से अवगत कराया जा सके। मतलब ये सब अपनी अपनी जगह प्रयास कर रहे थे। हाँ, और यहाँ एक पैटर्न है। ये सभी संगठन पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्ग द्वारा बनाए गए थे। और इनका तरीका था याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय थे, लेकिन इन्होंने एक अखिल भारतीय मंच की जरूरत को स्थापित कर दिया। और इसी जरूरत से जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। Here's where it gets really interesting. हाँ, 28 दिसंबर 1885, बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। संस्थापक थे A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। हाँ, और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना को लेकर दो सिद्धांत बहुत चर्चित हैं। एक है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अच्छा, ये क्या है? इसके अनुसार ह्यूम ने डफरिन के इशारे पर कांग्रेस की स्थापना की, ताकि भारतीयों का जो बढ़ता असंतोष है वो एक सुरक्षित मंच से बाहर निकल जाए और कोई 1857 जैसा बड़ा विद्रोह ना हो। मतलब एक प्रेशर कुकर के वाल्व की तरह। बिल्कुल। लेकिन दूसरा सिद्धांत है लाइटनिंग कंडक्टर का। ये इसका उल्टा लगता है। हाँ, इसके मुताबिक शुरुआती भारतीय राष्ट्रवादियों ने ह्यूम का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया, ताकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से सीधे विरोध का सामना न करना पड़े। अच्छा, तो सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। शायद। तो कांग्रेस के शुरुआती 20 साल उदारवादी चरण कहलाते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल का विभाजन 1905। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। सरकारी तर्क था प्रशासनिक सुविधा, कि बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन चलाना मुश्किल है। पर असली मकसद तो कुछ और ही था, है ना? बिल्कुल। असली मकसद था बंगाल को, जो राष्ट्रवाद का गढ़ था, उसे हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांटकर उसकी एकता को तोड़ना। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये उस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। और इसने उदारवादी नेताओं की याचिकाओं वाली राजनीति की सीमाओं को उजागर कर दिया। और यहीं से एक नए उग्रवादी या गरमपंथी धड़े का जन्म हुआ। बिल्कुल।
तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। हाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में। इसकी मुख्य गतिविधियां क्या थीं? विदेशी सामान का बहिष्कार, स्वदेशी चीजों को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना। और ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। नहीं, तिलक ने इसे महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व प्रदान किया। तो ये भारत का पहला जन आंदोलन था। सही मायनों में। हाँ, इसने संघर्ष को कुछ शिक्षित लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। और इसी माहौल में 1906 के कैलकट अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब सिर्फ सुधार नहीं, स्वशासन चाहिए था। इसी दौरान ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आगा खां और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। और अगले ही साल कांग्रेस के अंदर का मतभेद खुलकर सामने आ गया। सूरत अधिवेशन 1907। हाँ, अध्यक्ष पद और आंदोलन के तरीकों को लेकर नरम दल और गरम दल में मतभेद इतना बड़ा कि कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। इसे सूरत फूट कहते हैं। और इस विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुछ वर्षों के लिए कह सकते हैं कि कमजोर कर दिया। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया होगा। बिल्कुल। सूरत फूट के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरम दल के नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। तिलक को जेल भेज दिया गया। और इसी दौर में जब मुख्यधारा की राजनीति में एक शून्य सा आ गया था, तब क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हुई। हाँ, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जैसे संगठन इसी समय बहुत सक्रिय हुए। हाँ, और इन सभी संस्थाओं, नेताओं और अधिवेशनों की विस्तृत जानकारी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। स्वदेशी आंदोलन का दबाव इतना था कि 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। ये राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। और ये एक सोची समझी चाल थी, बंगाल के राजनीतिक महत्व को कम करने की एक कोशिश। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1916 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में 2 ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। पहली, गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए, जो 9 साल से अलग थे। हाँ, और दूसरी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें दोनों ने मिलकर सरकार के सामने साझा मांगे रखने का फैसला किया। ये तो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल बना होगा। बिल्कुल। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। लेकिन इस समझौते में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को स्वीकार कर लेना, वो एक ऐसी भूल साबित हुई जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम हुए। तो आज हमने 1885 से 1916 तक के सफर को देखा। और ये वो दौर था जब असहयोग आंदोलन के बाद एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया था। एक वैक्यूम। हाँ, एक वैक्यूम। और इस खालीपन ने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों को जन्म दिया। एक रास्ता था संसदीय राजनीति का और दूसरा था क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं कि ये बदलाव कैसे हुए, क्यों हुए और इनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहे। हाँ, और एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है कि इस दौर की हर एक घटना ने आगे की आजादी की लड़ाई की दिशा तय की। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ये फेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। तो कहानी की शुरुआत होती है 1922 की एक बड़ी घटना से, चौरी चौरा कांड। हाँ, चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक कस्बा चौरी चौरा। यहाँ भगवान अहीर के नेतृत्व में एक जुलूस और पुलिस के बीच झड़प हुई और बात बहुत बढ़ गई। गुस्से में भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। ये घटना गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थी। और इसका तत्काल परिणाम क्या हुआ, इसके इमीडिएट रिएक्शन क्या था? 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। बस एक घटना पर। हाँ, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो ये हुआ कि कई राष्ट्रवादी नेताओं में जबरदस्त निराशा फैल गई। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो बहुत गहरा था। इसने कांग्रेस के अंदर ही एक नई बहस छेड़ दी कि अब आगे का रास्ता क्या हो। और फिर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। तो अब गांधी जी जेल में हैं, आंदोलन खत्म हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर जो वैचारिक मतभेद थे वो तो और बढ़ गए होंगे। बिल्कुल।
दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, ये मतभेद खुलकर सामने आए। दो गुट बन गए। कौन कौन से? एक थे अपरिवर्तनवादी यानी नो चेंजर्स। ये गांधीवादी रास्ते पर ही चलना चाहते थे और विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे। और दूसरे थे? परिवर्तनवादी प्रो चेंजर्स। इनका नेतृत्व सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि हमें विधान परिषदों में प्रवेश करके अंदर से ब्रिटिश सरकार के काम में बाधा डालनी चाहिए, एक तरह से सिस्टम में घुसकर सिस्टम से लड़ना। और इसी बहस से स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। बिल्कुल। जब गया अधिवेशन में उनका प्रस्ताव गिर गया तो मार्च 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो बाद में स्वराज पार्टी कहलाई। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। बहुत बड़ा। बहिष्कार की राजनीति से भागीदारी और बाधा की राजनीति की ओर। इसने दिखाया कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ एक ही रणनीति पर निर्भर नहीं था, बल्कि अलग-अलग रणनीतियां एक साथ चल रही थीं। अच्छा, तो एक तरफ स्वराज पार्टी संसदीय रास्ता अपना रही थी, तो दूसरी तरफ जो युवा निराश हुए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। मतलब एक बिल्कुल ही अलग दिशा। हाँ। असहयोग आंदोलन की वापसी से जो युवा निराश थे, उन्हें लगा कि अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। और इसी सोच के साथ 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना हुई। इसके मुख्य लोग कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी इससे जुड़े। अच्छा, तो एचआरए का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना। फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जी। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में अब एक मिलिटेंसी और अर्जेंसी आ रही थी। इसी दौर में एक और विचारधारा, साम्यवाद, का भी तो प्रभाव बढ़ रहा था। हाँ, और सरकार उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस और फिर 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस से पता चलता है। लेकिन विचार तो नहीं दबते। बिल्कुल नहीं। 1925 में कानपुर में ही एमएन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसी बढ़ते प्रभाव का प्रतीक थी। तो अब क्रांतिकारी आंदोलन भी समय के साथ इवोल्व हो रहा था, बदल रहा था। हाँ, बिल्कुल। 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने पंजाब में पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ क्रांति करना नहीं था, बल्कि युवाओं में राजनीतिक चेतना जगाना था। और फिर आया 1928, एक टर्निंग पॉइंट। हाँ, 1928 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जी। इस घटना ने पूरे देश में और खासकर क्रांतिकारियों में जबरदस्त आक्रोश भर दिया। और इसी का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की गई। ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मान पर, उनके इकबाल पर सीधा प्रहार था। इसी बीच एचआरए का नाम भी बदला गया। इसका क्या महत्व था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया। हाँ, और इस सोशलिस्ट शब्द का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगत सिंह जैसे नेताओं के वैचारिक विकास को दिखाता है। मतलब अब लक्ष्य सिर्फ राजनीति आजादी नहीं था। नहीं, अब लक्ष्य एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना था, जहां मजदूरों और किसानों का राज हो। फिर 1929 का साल आया, जो क्रांतिकारी घटनाओं से भरा हुआ था। पूरी तरह से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था, जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाना। और वो बहरे कौन थे? ब्रिटिश सरकार। वो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। ये ऐसे कानून थे जो नागरिकों और मजदूरों के अधिकारों को छीनने वाले थे। और इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस शुरू हुआ। जी। इस केस के दौरान जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल। हाँ,
और इसी हड़ताल में 64 दिनों के अनशन के बाद 13 दिसंबर 1929 को जतिन दास शहीद हो गए। 64 दिन? जी, 64 दिन। उनके इस बलिदान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी दौरान मजदूर आंदोलन भी तो संगठित हो रहा था। हाँ, हो रहा था। 1920 में AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन और मजदूर आंदोलन अब करीब आ रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक मंथन का दौर है। एक तरफ गांधी जी के असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के भीतर संसदीय रास्ते की तलाश थी, तो दूसरी तरफ युवाओं का क्रांति और समाजवाद की ओर झुकाव था। बिल्कुल। इस दौर ने स्वतंत्रता आंदोलन को कह सकते हैं बहुआयामी बना दिया। हाँ, इसने दिखाया कि आजादी की लड़ाई केवल एक रास्ते पर नहीं बल्कि कई समानांतर धाराओं में एक साथ लड़ी जा रही थी और हर धारा का अपना महत्व था।